नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्टडी विद मिस्टर एसके में। आज हम हिंदी विषय के बारे में जानेंगे और हिंदी विषय में विस्तृत से आज वर्णमाला और उसमें स्वर और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी विषय जो ऐसा है कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इससे कई क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो बेसिक ही आज जानेंगे और बेसिक में सबसे पहले जो हम हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे और उसकी शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए हिंदी आपकी क्या एक विषय है और पहले विषय होने से पहले कि ये भाषा है, ठीक है। तो भाषा के बारे में जान लेते कि भाषा कहते किसे है, ठीक है। हिंदी आपकी क्या है? हिंदी आपकी एक भाषा है। तो देखिए जो भाषा है एक संस्कृत का एक भास धातु, संस्कृत में एक धातु है भास, इस शब्द से, इस धातु से मिलकर के एक शब्द बना है भाषा, ठीक है। तो उसी में हमारी एक भाषा क्या है आपकी हिंदी। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसे हिंदी हमारी भी एक लैंग्वेज है। इसी को हम विषय के तरह से पढ़ेंगे। तो कोई भी आपकी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, उसको सीखने से पहले हमें उसकी लिपि के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसकी जो अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला है उसका हमें अच्छे से अध्ययन आना चाहिए, तभी हम उस भाषा को अच्छे से सीख पाते हैं। तो हिंदी जो भाषा है इसकी एक लिपि है जिसे क्या बोला जाता है? देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि, देवनागरी जो लिपि है ये हमारे भारत की राष्ट्रीय लिपि के भी नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो अब इसी हिंदी में अगर हम अध्ययन करते हैं कि वर्णमाला का, तो आता है वर्णमाला, यानी इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, क्या कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, उन सब का अध्ययन इस वर्णमाला में करेंगे। तो जान लेते हैं वर्णमाला कहते किसे हैं। देखिए हर एक लैंग्वेज की एक अलग अलग वर्णमाला होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम उसका व्याकरण पढ़ते हैं तो इसकी नीड होती है। कोई भी अगर हम भाषा सीखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें वर्णमाला की ही जरूरत होती है। तो देखो जानिए क्या है वर्णमाला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, ठीक है, और माला मतलब उसका एक समूह। जैसे मोतियों की माला होती है समूह में, इसी तरह से वर्ण यानी वर्ण मतलब होता है आपका अक्षर। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। हिंदी भाषा उसी में वर्णों का एक व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में अगर कुल अक्षरों की बात करें तो जो हमारे कुल अक्षर हैं, कुल अक्षर जो आपके कितने हैं? आपके 52 अक्षर हैं हिंदी वर्णमाला में, और इंग्लिश में कितने हैं? 26 है, ठीक है। हम बात हम हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी के बारे में जानेंगे। कुल अक्षर 52 हो गए। अब इसमें हर भाषा में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी स्वर और व्यंजन। तो इसी तरह से इसमें भी आपके स्वर भी आएंगे, व्यंजन भी आएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया वर्णमाला और उसके कुल अक्षर। बात हमने भाषा की थी कि भाष धातु से मिलकर एक शब्द बना है भाषा, ठीक है। तो उसी में जैसे हिंदी है। अब भाषा अगर बोलते हैं तो उसकी शुरुआत, जैसे छोटा बच्चा कुछ भी बोलता है तो वो अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ आवाज़ निकालता है। आवाज़ मतलब वॉइस, वॉइस मतलब ध्वनि, ठीक है। तो भाषा की अगर हम न्यूनतम इकाई की बात करें, शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो देखो न्यूनतम इकाई है, लेकिन कैसी है? आपने मुंह से बोली। भाषा की जो भी न्यूनतम इकाई थी, आपने जो ध्वनि निकाली वो अपने मुंह से निकाली, तो यानी मुंह से मतलब ओरल हो गई। वो आपकी कैसी है? मौखिक इकाई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई क्या है, तो आपकी हो जाएगी ध्वनि, ठीक है, क्योंकि ओरल है। अगर और क्वेश्चन अगर इस तरह से बनता है कि भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई क्या है, तो लिखित इकाई हमारी क्या हो जाएगी? अगर लिखित की बात करेंगे तो लिखित इकाई जो हमारी है अक्षर है, ठीक है। अक्षर यानी अक्षर को ही वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला बताया था ना, तो इसी को हम अक्षर बोलते हैं। लेकिन ये कैसी इकाई है? न्यूनतम तो है लेकिन ये लिखित इकाई है। अब देखो अक्षर आपका हो गया तो इसमें कोई एक विशेष अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अर्थ के आधार पे। अब जान लेंगे अर्थ के आधार पर भाषा की न्यूनतम इकाई कौन सी है। तो अर्थ के आधार पे जो होगी भाषा की न्यूनतम इकाई आपका क्या होगी? शब्द होगी, ठीक है। एक शब्द है उसका कोई ना कोई तो अर्थ होता है, तो भाषा के जो है अर्थ, ठीक है। अर्थ के आधार पे भाषा की न्यूनतम इकाई होगी आपकी शब्द। अब इन शब्दों से मिला करके भी क्या बन जाता है? एक वाक्य बन जाता है, कोई भी एक सेंटेंस बन जाता है। और सेंटेंस जब बनता है जब उसका कोई एक भाव प्रकट हो, उसका कोई सेंस निकले, ठीक है। तो भाव के आधार पे देखेंगे तो भाव के आधार पे जो भावार्थ है, इसके आधार पे जो भाषा की न्यूनतम इकाई होती है वो आपका क्या होता है? वाक्य। वाक्य यानी सेंटेंस, ठीक है।
तो ये हो गई, यहीं से आपकी भाषा शुरू होती है। ध्वनि, ध्वनि की आप फिर आपका क्या आ गया, आपने कोई भी वर्ड अक्षर सीखे, उन अक्षरों से मिला करके आपने क्या बना लिया, आपस में शब्द बना लिए, ठीक है। और शब्दों के आपने मेल से आपने क्या बना लिया, वाक्य बना लिया। लेकिन शब्दों का मेल तो होना चाहिए, लेकिन उसमें एक आपका भाव भी प्रकट होना चाहिए, यानी कि शब्द तो आपस में मिल गए, उसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, भाव ही प्रकट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य है, ठीक है। अब जानेंगे इसके बारे में कि वर्णमाला में आता क्या क्या। आपका देखो दो आते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन। कपड़ा कहाँ है? तो देखो जान लेंगे, यहाँ पे वहां पे आपका स्पेस नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो होते हैं आपके हिंदी में अगर बात करें काउंटिंग में, तो काउंटिंग में आपके होते हैं 11, ठीक है। कुल अक्षर आपके 52 थे, मैं आपका टोटल ऐड करा के 52 ही लाने वाला हूँ एंड तक। अब बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। और बाकी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले सकते हैं, ठीक है। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, इतना स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद आगे आपको कराया जाएगा। देखिए क्या है, आपके स्वर जो है संख्या में कितने होते हैं? 11। कईयों का जो क्वेश्चन में आपका 30 लिखा रहता है तो वो जो है 30 पे टिक कर देते हैं, तो वो जो है आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको 30 पे नहीं करना, क्योंकि जो संख्या में स्वर ओनली 11 होते हैं, जो दो आपके बचे अंग और आ, तो वो आपको आपके अयोग वहां में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है आप गलत कर लाते हैं इसलिए। तो देखो आगे समझेंगे कि स्वर के जो है प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो स्वर वैसे तो मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग आप अगर बेसिक तरह से मुख्य से देखें, वैसे तो आपके कई प्रकार के हो जाएंगे अलग अलग आधार पे, लेकिन मुख्यतः स्वर कैसे हैं? 2 स्वर होते हैं। कौन कौन से? आपके मूल स्वर, ठीक है। और जो आप मूल स्वर तो आपके इसी तो हम लोग मूल स्वर आपके ओनली 4 होंगे, इनको आप ह्रस्व स्वर भी कह देते हैं, ठीक है। मूल स्वर में आपका ह्रस्व स्वर आ जाता है। अब बात उसमें जो आप उच्चारण के आधार पे हम दीर्घ लगा देते हैं गुरु, तो उसमें क्या होता है, हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, सही से फाइंड नहीं कर पाते। तो हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। मूल स्वर के बाद आपका आता है संधि स्वर, ठीक है। ये मुख्यतः स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं, मूल और संधि। अब इसमें संधि में भी आपके अलग अलग आ जाते हैं, तो संधि स्वर भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो देखो संधि स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, और एक होता है आपके संयुक्त स्वर, ठीक है। अब मूल स्वर आपके 4 थे, कौन सा था? एक तो आ हो गया, एक ई हो गया, एक ऊ हो गया और आपका एक रे, सी से बोलते हैं वही है। ये 4 आपके मूल हो गए। बाकी के आपके कितने बचे? 7 बचे, ठीक है। 7 जो आपके बचे वो संधि स्वर है। उन 7 में कुछ दीर्घ होंगे, कुछ संयुक्त होंगे। तो दीर्घ कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, दीर्घ को भी मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो आपका ये हो गया आ हो गया, एक ई हो गया, एक आपका ऊ हो गया। ये आपके कौन कौन से हैं? आ, ई और ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर है, ठीक है। क्योंकि ये आपके दीर्घ यानी एक एक, इनका छोटा क्या होगा? छोटा आ प्लस छोटा आ और आ, इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो बड़ा आ यानी दीर्घ हो जाए। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जैसे ई और ई, तो ये आपकी बड़ी बन जाएगी, जैसे ऊ और ऊ। तो ये आपका कैसे हो रहे हैं? दीर्घ है। तो ये आपके तीनों कैसे हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अब इसमें कुछ स्वर बाकी बचे कितने? संयुक्त जो होते हैं। संयुक्त मतलब 2 स्वरों से जो मिलकर स्वर बनते हैं वो आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? ए है, ये ए हो गया, छोटी ओ है और बड़ी, ठीक है। तो ये किस किस से मिलकर देखो, आ और ई, आ और ई। इसको पढ़ के देखो, आपको ऐसा इसकी आवाज आ रही है, आ रही है आए, और इसको ऐसे करेंगे आ और ये आपकी होगी बड़ी ई, ठीक है। तो ये क्या होगा? आय यानी बड़ी ए आपकी आवाज आ रही है इसमें। इसी ओ है आपका, ओ आपका बन जाता है आपका आ और ऊ। पढ़ के देखो, आओ की आवाज आ रही होगी और इसको मिला देंगे आ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आओ। आओ यानी ये। तो देखो ये आपके संयुक्त इसलिए हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर, संयुक्त का मतलब होता है इन्वॉल्व, ठीक है, मिक्स हो गया। तो ये संयुक्त हो गए, 2 स्वरों से मिलकर के ये स्वर बनना है, ठीक है। अब ये 2 स्वर हैं तो ये कैसे हो जाएंगे बेटा? आपके द्विमात्रिक, ठीक है। ये आपके द्विमात्रिक स्वर हो गए, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर।
एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। मूल स्वर कितने थे? 4 थे। स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मूल और संधि। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, ये तो आपके रह गए मुख्यतः। अब हम बात कर लेते हैं उच्चारण के आधार पर ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, और ये मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद हमने किसके बारे में बात कर ली थी? स्वर के मुख्य। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के जो आधार पर है, उच्चारण के आधार पे आपके ये 3 प्रकार के स्वर, कितने? 3। नंबर 1 आ गया आपका जो है ह्रस्व स्वर। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा गुरु स्वर। ठीक है, गुरु को दीर्घ भी बोलते थे, और इसका हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। अब ह्रस्व मतलब क्या होता है? ह्रस्व मतलब होता है हल्का, छोटा। ठीक है, तो ह्रस्व मतलब हम बोल रहे हैं और बोलने में बहुत ही कम एनर्जी का मतलब ये नहीं कि मतलब एनर्जी ज्यादा, ताकत, बहुत ही कम समय लग रहा है। वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ हो गया, जो तो उसमें मूल स्वर थे वही आपके ह्रस्व स्वर है, आ, ई, उ और रे। ठीक है, ये आपके कौन से हो गए? ह्रस्व स्वर, यानी इनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है। अब इसी में गुरु आ जाते हैं। गुरु मतलब इनसे जो बड़े वाले स्वर है। ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे? टोटल मैंने कितने बताए थे? 11 बताए थे। ठीक है, अब ये 4 तो ये हो चुके हैं, अभी इसमें कितने होंगे आपके? 7। ठीक है, 7 जो स्वर, जैसे आपका हो गया बड़ा आ या बड़ी ई, ऐसी तरह से। तो आ बोल के देखो और आ को बोल के देखो, तो आ और आ को बोलने में आपको इसमें ज्यादा समय लग रहा होगा। तो गुरु स्वर वे होते हैं जिनको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा उच्चारण में दूना समय लगता है, वो आपके गुरु स्वर कहलाते हैं। आ हो गया, ई हो गया, और आपके जितने इसके बड़े, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, छोटा ओ, छोटी ए, ये ध्यान में, इसमें छोटी ए भी आती है, छोटी ए और बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सभी आपके गुरु स्वर में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी अपेक्षा इनमें बोलने में अधिक समय लगता है। अब बात कर लेते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर आपका ये होता है कि ह्रस्व से दूना समय लग रहा था गुरु में, अब गुरु से भी ज्यादा समय लगेगा प्लुत में, यानी इससे लगभग 3 गुना समय लगेगा। ठीक है, जैसे आप बोलोगे ओम, ओम बोलते हो, तो ओम को बोलते हैं, तो देखो बोल के देखो ओम, तो इससे काफी ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, और गुरु की अपेक्षा भी इसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो प्लुत स्वर वो होते हैं जो ह्रस्व गुरु से भी अधिक समय लगता है, किसमें? उच्चारण, बोलना मतलब उच्चारण करने में। ठीक है, तो ये हो गए आपके उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, हम जैसे बोल रहे हैं जीव के आधार पे। ठीक है, और भी आगे आपके जात के आधार पे, इस तरह से अलग अलग आधार पे आपके अलग अलग स्वर जो है आते रहेंगे। ठीक है, तो जीव के आधार, जीव के आधार पे देखते हैं। जीव बना देते हैं हम आपकी टंग, इस तरह से होती है टंग। ये आपका आगे का हिस्सा होता है, ये मध्य। ठीक है, ये पश्च, इसको बोलते हैं अग्र। अब ये अग्र है, तुम जीव के आधार पे पहला आपका हो गया अग्र स्वर। ठीक है, यहाँ पे आपका अग्र स्वर हो जाएगा। तो ये आपका मध्य बीच का हिस्सा है, तो इसके आधार पर हो जाएगा आपका ये मध्य स्वर। ये आपका पीछा, पीछे का मतलब क्या है? आपका पश्च, पश्च स्वर। ठीक है, ये आपका हो गया पश्च स्वर, ये मध्य स्वर और ये अग्र स्वर। अग्र आपके कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। जैसे आपका ये हो गया ई, बड़ी ई। ठीक है, और ये आपका ए और जो है बड़ी ई। अब ये आपके अ, ई और ये दोनों ए हैं। अब मध्य में क्या आता है? देखो आ। अगर अब इनको बोल के देखोगे ना अग्र, तो इनके आगे से ही आवाज आपकी मैसेज होगी, हम यहाँ से लगा रहे हैं अग्र से। ठीक है, अब मध्य में क्या आना आपका? ये आ है, तो आप बोलोगे तो ऐसा फील होगा थोड़ा आगे से हमारे लगभग आगे की आवाज जा चुकी है, यानी मध्य में जा चुकी है। अब आओ बोल देते हैं हम। ठीक है, आओ या आ बोलते हैं, या ये बोलेंगे आओ, इस तरह से। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर। ठीक है, ये क्योंकि इनको बोल के देखोगे तो आपके बीच से लगभग जीभ के सबसे पिछले वाले हिस्से से आवाज हमें आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपके हो गए किसके? जीभ के आधार पर स्वर। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं जात के आधार पर स्वर। तो जात के आधार पर स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सजातीय
और एक आपका अजातीय विजातीय, ठीक है। सजातीय स्वर और आपके अजातीय स्वर। देखो जैसे अब मैंने आपको उसमें सुनाया था, इसमें दीर्घ स्वर वाले में और संयुक्त स्वर वाले में। जब दीर्घ और संयुक्त हमने पढ़े थे तो उसमें क्या था, दीर्घ में क्या था आपका एक जैसे ही था, जैसे आ और आ को मिलके आपका बड़ा आ बनना था, है ना। तो एक जैसे है दोनों, छोटी ई और बड़ी ई, वो छोटी ई और दोनों छोटी ई मिला करके क्या बनना था आपका बड़ी ई बना था। तो एक जैसे ही आपको मिलके आपका इसका दीर्घ हो रहा है, तो ये स्वर आपके सजातीय स्वर कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे अजातीय, उसमें संयुक्त वाले में क्या क्या आ रहा था, इसमें दो अलग अलग बोल रहे थे, जैसे आ और ई, तो उसके मिलके ए बनना था, और इस तरह से आ और बड़ी ई मिलकर के आपका आय बनना था, ठीक है। तो इस तरह जो स्वर बनाए थे मैंने आपको संयुक्त में, वो आपके अजातीय, इसको विजातीय भी लिख सकते हैं, ठीक है, विजातीय स्वर। तो ये आपके कौन से स्वर हो गए आपके अजातीय। तो जात के आधार पर जो स्वर हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और आपके अजातीय स्वर, ठीक है। ये तो आपका स्वर जातीय। अब और आगे जान लेते हैं कि ओठ के आधार पे, मुंह जो हमारा बोलते हैं मुंह से, उसके आधार पे भी जो है आपके होते हैं अलग अलग। देखो इसको बोल के देखेंगे कि ओठ, ओठ यानी ओष्ठ, हमारे ओठ थे, ओष्ठ के आधार पर स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका व्रतमुखी, ठीक है, दूसरा होता है आपका आवर्तमुखी, व्रतमुखी और आवर्तमुखी। तो हमारे होठ दो तरह से खुलते हैं, एक तो इस तरह से और एक आपका बोलते हैं तो इस तरह से, मुंह पूरा सर्कल बन जाता है, ठीक है। व्रत का मतलब होता है तो व्रतमुखी, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये व्रतमुखी यहाँ पे आ गया और ये आवर्तमुखी यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं तो आ को बोल के देखेंगे आ, तो लगभग हमारा इस तरह से खुल रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे आ तो ये हमारा पूरा खुल जाएगा, जैसे ऊ, ठीक है, तो ये ऊ हो गया। अब ए करेंगे ई, ये बड़ी ई या ए है, तो इसमें हमारा लगभग होठ कैसे हैं, इस शेप में हो गए, तो ये आपके आवर्तमुखी हो गए। अब बड़ा आ बोलेंगे, बड़ा ऊ या ऊ इस तरह से ये बोल रहे हैं आओ, ठीक है, ये तो बोल रहे हैं। तो इसमें हमारा जो है होठ का शेप जो है कैसा हो जाता है, एक सर्कल की तरह हो जाता है। तो इसके आधार पे इसको दो प्रकार से विभाजित किया गया है, व्रतमुखी और आवर्तमुखी, ठीक है। ये शेप और ये शेप, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं स्वर, ठीक है। इसके आधार पे अलग अलग मैंने आपको उच्चारण के आधार पे बता दिए, आपको जात के आधार पे बता दिए, और जो है आपके मुख्यतः कितने प्रकार, दो मूल, और ये आपके ओष्ठ के आधार पे हो गए, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने 11 स्वरों को मैंने अलग अलग तरह से विभाजित करके इनको बता दिया किसके आधार पे किस कितने प्रकार के जो है आपके स्वर होते हैं। अभी तो हम स्वर ही पढ़ रहे हैं, व्यंजनों पे भी गए नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है व्यंजन भी पढ़ेंगे। बोर्ड जो है काफी गंदा हो चुका है। अब देखो जैसे ये आया था आपका अंग और आ, ये इनको स्वर की काउंटिंग में नहीं रखते। तो स्वर की जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि स्वर क्या होते हैं, बोलने में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इनको अगर हम बोलेंगे तो इनके उच्चारण में अन्य किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें तो हम स्वर कहते हैं, ठीक है। वे अक्षर जिनके लिए उच्चारण में अन्य किसी भी जरूरत ना हो, कोई भी अक्षर की नेसेसरी नहीं पड़ेगी। जैसे ये आ है, ये इसके बाद इनमें व्यंजनों की सहायता नहीं ली जा रही, ये स्वतः स्वतंत्र है, तो बोलने में कैसे स्वतंत्र, तो ये आपके स्वर हो गए, ठीक है। अब इनको अगर हम बोलेंगे अंग है और आहा, तो इन्हें हम हेल्प ले रहे हैं। जैसे अंग में ना की आवाज़ सुनाई दे रही, आह में आपको हा की आवाज़ सुनाई दे रही, इसलिए इनको स्वर की काउंटिंग में नहीं रखा जाता। ये आपके अयोग वाह होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं आपके अयोग वाह होते हैं ये। और ये आपके क्या हुए, ये आपके स्वर 11 स्वर और 2 अयोग वाह, टोटल कितने हो गए आपके 13 हो गए, ठीक है। और व्यंजन किसे कहते हैं, अब बात कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन सेम उसी की उल्टी डेफिनेशन है व्यंजन की, जैसे इसकी थी डेफिनेशन किसकी, स्वर की। स्वर की डेफिनेशन क्या थी कि वे वर्ड, वे अक्षर जिनको बोलने के लिए अन्य किसी स्वर की
आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी सहायता नहीं ली जाती है, वो आपके स्वर कहलाते हैं। ऐसे ही व्यंजन क्या होगा कि वे वर्ड या वे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए स्वर की जरूरत होती है, स्वर की आवश्यकता ली जाती है, उनकी हेल्प से बोले जाते हैं, आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों के भी अलग अलग प्रकार होंगे, उनका पूरा जो हम डिस्कशन कर लेते हैं। व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद में आता है कोई द्विगुण व्यंजन, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। आपके आगे आप ये अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और एक लास्ट और है भी आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन आपकी संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन आपके ओनली 2 है, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, दा और ये दा, ठीक है, ये तो ये दोनों कैसे हैं? आपके द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। और स्पर्शी व्यंजन आपके 25 हो गए। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? आपके स्पर्शी व्यंजन में ही आपके जो वर्ग आएंगे उसी में आपका जो लास्ट वाला वर्ग होगा वो आपका अनुनासिक व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। 5वां जो एक वर्ग में 5 होते हैं ना, 5वां जो आपका वर्ग होगा वो आपका अनुनासिक कहलाएगा। अभी मैं इसके जो है वर्ग बनाऊंगा तो आपको उसी में जो है इसके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके स्पर्शी व्यंजन हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया, अनुनासिक व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया और संयुक्त। तो जान लेते हैं स्पर्शी व्यंजन को, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। इसके लिए हमें एक पूरी टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल को अच्छे से जानेंगे तो तभी हम जो इसके बारे में समझ पाएंगे। दो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? इसमें वर्ग बनाने पड़ेंगे, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। इस तरह से वर्ग बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे सबसे पहले आएगा आपका का वर्ग। तो का वर्ग में लिखेंगे, का से शुरुआत करेंगे, का हो गया, ठीक है। तो का से शुरू हो रहे हैं और वहां पे फिनिश। तो टोटल कितने हो गए? एक में 5 है आपके, तो 5 5 जो यानी कितने हो गए? 25 हो गए, टोटल 25। तो यही मैंने बताया था, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? देखो ये अलग अलग इनको मैं जो कॉलम बना दे रहा हूँ आपको, इससे आसानी होगी आपको समझने में। आप देखो इनको बोल के देखें, अणा या अणा ना मा, तो इनको बोलने में ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इनको जो हम किससे नाक से बोल रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि नाक से आवाज इसकी आ रही है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक व्यंजन। जो मैंने आपको लिखवाया था उसमें अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। तो जो वर्ग है 5वां था, 5वां जो वर्ग है वो आपका क्या होगा? अनुनासिक। तो ये सभी कैसे हो गए? आपके अनुनासिक व्यंजन हो गए, ठीक है। अब इनमें बात कर लेते हैं कि ये आपका का वर्ग हो गया। तो देखो ये अलग अलग स्पर्शी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब बोलते हैं तो ये हमारे मुंह के हिस्से को अलग अलग तरह से टच करते हैं, ठीक है, कहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर उनको स्पर्शी व्यंजन जो है कहा गया है, ठीक है। तो देखो का वर्ग, तो का वर्ग में जब भी बोलेंगे क ख ग घ ङ, तो इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ से आवाज आ रही कंठ से, ठीक है। तो इसको हम जो है कंठीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। इनकी आवाज कहाँ से हुई है? उच्चारण कहाँ से होता है? इनका उच्चारण जो है इसका कंठ से होता है, ठीक है। अब आपका दूसरा आ गया चा वर्ग। चा जो आपका होता है इसका उच्चारण जो होता है तालु से होता है, तालव्य व्यंजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। कंठस्थ और ये हो गया आपका तालव्य व्यंजन। अब आपका आ गया टा, टा वर्ग, इनको बोलते हैं हम आपको मूर्धा, जो आपकी मूर्धा से बजाती है, यानी मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा, ठीक है। जो जीभ के बीच से थोड़ा उस तरह होता है वो आपका मूर्धन्य हो गया। उसके बाद ता, ता वर्ग। अब देखो ता को बोल के देखो, ता था धा धा ना, ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके जो दांत हैं वो जीभ से टच कर रहे हैं, दांत, ठीक है, दांत और इनका इनमें प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं दंतीय व्यंजन, ठीक है। तो ये दंत से इनका उच्चारण होता है। अब इनको बोलेंगे पा, जो पा फ ब भ म, इनको अगर बोलेंगे, अगर आप खुद से बोल के देखेंगे तो ये आप जितने भी व्यंजन हैं
आप अपने होठ से होठ ना मिला करके बोल ही नहीं सकते। जब होठ से होठ मिलेगा तभी ये अक्षर आपका बोल पाओगे। बोल के देखो पा, तो होठ से होठ मिल रहा है ना, इसी आधार पे इसको जो है ओष्ठीय, ठीक है, ओष्ठ लिखेंगे या ओष्ठीय व्यंजन। ये ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा? पा वर्ग आपका ओष्ठीय व्यंजन, और ता वर्ग आपका दंतीय व्यंजन, और टा वर्ग आपका मूर्धा यानी मूर्धन्य, ठीक है। और च से आपका तालव्य, और का से जो सिंपल सी आता है याद करने के लिए का और का से मतलब कंठ, ठीक है। तो ये का वाला वर्ग जो है आपका कंठ हो गया, कंठस्थ, ठीक है, कंठ से बोलने वाले। तो ये आपका इनके उच्चारण के कि कहाँ से इनका उच्चारण होता है। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जा दे दिया, जा आपका किस वर्ग में है, तो आपको याद रखना जा आपका चा वर्ग में है, और उच्चारण स्थान का क्या है? तालव्य, ठीक है। तो तालु से इसको जो है बोला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखो काउंट लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखी, ये 1 2 3 5 में 5 काउंट मैंने इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इनसे आपके अलग और परिभाषा आने वाली हैं। जैसे आपका आपने सुना अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमारे मुंह से हवा निकलती है लेकिन बहुत कम, ठीक है, कम हवा निकलती है, कम वायु बाहर आती है, इसलिए उनको जो है अल्प प्राण बोलते हैं। तो आप देखो इसमें कैसे, पहला का को बोल के देखो और खा को बोल के देखो। जैसे का को बोलेंगे तो कम हवा बाहर आ रही है, और खा को बोलेंगे तो वायु जो आपकी ज्यादा बाहर आ रही है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, आपका ये अल्प प्राण है और ये आपका महाप्राण। अगर वायु ज्यादा निकल रही है तो महाप्राण, और कम है तो अल्प प्राण। अगर आप बोल भी आए तो बोल के देख सकते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो आपका अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा, और दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा बोलो खा और घा को बोलेंगे तो हवा आपकी मुंह से ज्यादा बाहर आ रही है, तो ये आपके महाप्राण कहलाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हो आप अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, और जो है महाप्राण में आपका दूसरा और जो है चौथा। ये आपके देखो इवन नंबर ये हो गया और ये ऑड नंबर, ठीक है, सम और विषम। तो इस तरह से भी आप याद रखते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो गया। ये आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी, ये पहला और दूसरा अघोष और सघोष की बात में, ठीक है, कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या है। तो इसमें भी देखो, इसमें क्या आपको एक क्रम से रखना है, पहले और दूसरे, ठीक है, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होगा वो आपका अघोष कहलाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका? अघोष होगा। बाकी का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये जितने भी हैं ये आपके क्या आ गया, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये आपके सघोष होंगे। पूछ ले जाता है इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ भी आता है कि झा आपका अघोष है या सघोष से क्या है, तो आपको याद रखना है झा आपका चौथे में आ गया, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सघोष हो गया। ये आपको पूरी टेबल जो है अच्छे से याद रखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ज़्यादा फायदा रहेगा। मैं हट जाता हूँ साइड में, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हमने स्पर्शी व्यंजन पूरा पढ़ लिया है। स्पर्शी व्यंजन जो है पूरा इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन में आपको बता ही दिया, ठीक है। द्विगुण व्यंजन क्या था आपका, ये दोनों। बाकी ये 25 मैंने आपके का से और आपका ना तक, पूरा का से ना तक आपके स्पर्शी व्यंजन थे। अनुनासिक व्यंजन मैंने आपको बता दिया था। इसमें ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस कि हमारे नाक से आवाज आ रही है, ठीक है। तो जो पांचवा था, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अनुनासिक होता है, ठीक है। तो अनुनासिक व्यंजन भी हो गया आपका स्पर्शी, द्विगुण और अनुनासिक। अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन की, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, तो वो अंतःस्थ व्यंजन आपके चार होते हैं, या र, ला और वा, या र, ला, वा, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन आपके टोटल संख्या में कितने होते हैं, चार होते हैं। अब इन अंतःस्थ व्यंजनों को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे ही आपका हो गया या और रा, ठीक है,
जैसे रा लेते हैं, तो रा को हम जो है, रा को बोल के देखेंगे तो हमें ऐसा फील हो रहा है, हमारे जो है रबड़ जैसी जीभ को थोड़ा सा कंपन सा महसूस हो रहा होगा रा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं जो है लुंठित व्यंजन। ठीक है, रा को क्या बोलते हैं हम, लुंठित व्यंजन। और जो आपका ला है, ला, ठीक है, ला बोलोगे तो इसके ऐसा जीभ से बिल्कुल पीछे से आवाज ऐसी महसूस हो रही है, ऐसा फील हो रहा है पीछे से निकल रहा है ला, तो इसको बोलते हैं हम पार्श्वीय व्यंजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ला पर क्या हो गया पार्श्वीय व्यंजन, और रा पर क्या हो गया लुंठित व्यंजन। रा हो गया, अब बचा क्या आपका या और वाह। अब तो या और वाह को बोल के देखो, ऐसा फील हो रहा है कि हम स्वर बोल रहे हैं, या वाह बहुत ही कम आवाज निकल रही है और ह्रस्व जैसा फील हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा हम, सॉरी बेटा ने बोलो ना फ्रेंड, अर्ध स्वर। ठीक है, क्या अर्ध स्वर या और वाह। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन में ही आपके आ गए क्या, या रा ला वाह। तो रा आपका लुंठित व्यंजन आ जाता है कई बार, किसमें से बताइए कौन सा लुंठित व्यंजन है, तो रा। पार्श्वीय व्यंजन आपका ला हो गया, और या और वाह आपके क्या हो गए अर्ध स्वर हो गए। ठीक है, हमने कौन सा पढ़ लिया, अंतस्थ। तो हमारा लास्ट बचा हुआ है स्पर्शी हो चुका है, द्विगुण हो गया, अनुनासिक हो चुका है, और अंतस्थ भी जो हमने पूरा कंप्लीट कर ही लिया है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की, जो हमारा इसका लास्ट है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। देखो संयुक्त का मतलब जैसे उसमें संयुक्त स्वर थे, इसी तरह से संयुक्त जो आपके व्यंजन भी होंगे। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, वही है जो दो जो है व्यंजनों से मिल करके जो एक नया व्यंजन बना होगा, वो आपका क्या होगा, आपका संयुक्त व्यंजन। ये आपके संख्या में ये भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, आपका क्या होगा, छा हो जाता है आपका, और आपका ये ज्ञा होता है, फिर आपका स्रा होता है, और सॉरी एक और होता है आपका त्रा। ये छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये आपके कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन है। क्यों, क्योंकि ये आपके संयोग दो स्वर के सॉरी व्यंजन के संयोग से बने। ये छा किस किस से मिलकर बना है, तो का और सा। ठीक है, ये का पे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये आधा है। ठीक है, तो इससे ये आपका छा बना हुआ है। जो त्रा है आपका, वो आपका ता और रा से मिलकर बना हुआ है, त्रा। और जो आपका ये स्रा है, ठीक है, ये सीटी वाला सा और ये रा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जो आपका ज्ञा है, ये आपका जा और यहाँ से मिलकर बना हुआ है ये ज्ञा। इस तरह से ये आपके 4 कौन से हो गए, आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब एक व्यंजन और आपका शायद मैं उम्मीद करता हूँ एक और रह गया है। संयुक्त आपको हो चुका है, स्पर्शी हो गया, द्विगुण हो गया, हाँ एक रह गया आपका ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, एक और होता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट। ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ऊष्मा मतलब हीट। ठीक है, हीट मतलब क्या होता है, गर्मी। गर्मी को ही मतलब ऊष्मी बोलते हैं। तो देखो कुछ आपके इस तरह से 4 जो ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें बोलने पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो हीट मतलब ऊष्मा बाहर आ रही है फिर आपके मुंह से। जैसे आपका ये है, इन तीनों सा को बोल के देखो, ये आपके 3 सा हो चुके हैं, और एक आपका हा। आ जाता है कि हिंदी का पहला अक्षर भी नहीं पता होगा, तो कई लोगों को वास्तव में भी नहीं पता होगा हिंदी का पहला अक्षर हा है कि हा आखिर होता क्या है। तो अगर आप आ जाए इस तरह से तो वो बता भी सकते हैं हम कि हिंदी का पहला अक्षर नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई, हिंदी का पहला अक्षर हा है, और हा आपका जो एक ऊष्मीय व्यंजन है। जो बोल के देखेंगे हाँ, जैसे बोलेंगे हमारे मुंह से वायु निकलती है, वो भी गर्म, हीट। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ये कौन से तीनों सा हो गए आपके, और एक आपका हा, ये आपका ऊष्मीय व्यंजन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपके सभी व्यंजन जो है फिनिश हो गए हैं। और एक बार इनकी पूरी काउंटिंग कर लेते हैं अलग अलग तरह से कि टोटल हमें कितने चाहिए थे। तो अब क्या थे, वर्णमाला। हमने शुरुआत में आपको बता दिया था कि वर्णमाला में अक्षर क्या थे आपके 52 थे। ठीक है, तो देखो पूरे काउंट करेंगे वर्णमाला के जो अक्षर थे 52। तो 11 आपके क्या थे, स्वर थे। ठीक है, 2 आपके अयोगवा थे, अंगा और आहा वाला। ठीक है, और आपके 25 स्पर्शी व्यंजन थे, स्पर्शी व्यंजन, और 2 आपके द्विगुण व्यंजन थे। ठीक है, और 4 आपके क्या थे, अंतस्थ व्यंजन थे, और 4 ही आपके ऊष्मीय व्यंजन थे, ऊष्मीय व्यंजन, और 4 ही आपके क्या थे,
जो लास्ट में आपका आया था संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 दिया 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 एक 17 और 10 27 ये हो गए, और 25 आपके ये हो गए। तो 27 और 25 कितना हो गए, टोटल 52। तो आपके टोटल 52 आपके आ चुके हैं। तो वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर होते हैं, आपके 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा, 25 स्पर्शी व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्मी व्यंजन और 4 जो है संयुक्त व्यंजन। इस तरह से ये आपकी पूरी वर्णमाला जो है फिनिश हो चुकी है, ठीक है। और आपके वर्णमाला से मैंने व्याकरण के विचार भी बता दिए थे। क्या था, पहला आपका ध्वनि के बाद शब्द अक्षर आता था, अक्षर से आपके शब्द बन जाते थे, शब्दों से आपका पूरा वाक्य बन जाता था। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये पूरे इस तरह से वर्णमाला से व्याकरण के 3 अंग हो गए, ठीक है। तो आज के हमने सेशन में पूरे हमने वर्णमाला के बारे में जाना, हिंदी भाषा के बारे में जाना, और वर्णमाला में कितने अक्षर में क्या क्या स्वर और व्यंजन, अलग अलग स्वरों के हमने विभाजन पढ़े थे कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं और किस किस आधार से होते हैं। इसी तरह से हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ लिया कि व्यंजन कौन कौन से आपके, एक बार और दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ। क्या थे आपके, स्पर्शी व्यंजन थे आपके, यहीं से देखो, स्पर्शी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसमें स्पर्शी व्यंजन में आपके 5 वर्ग बनवाए थे, और 5 वर्गों को आपको अच्छे से समझे। इसमें ही आपका एक लास्ट वाला जो वर्ग था, एक वर्ग का जो 5वां वाला अक्षर था, 5वां, वो आपका अनुनासिक व्यंजन होता है। अलग अलग तरह से पूरा समझाया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस सेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी अगली वीडियो में हम अलग अलग जो पार्ट लेके आते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।